हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनिल रावत, लेक्चर बायोलॉजी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अनंतपुर फरीदाबाद। आप सभी का स्वागत करता हूं एजुसेट के इस लाइव टेलीकास्ट में। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये पार्ट 1 है। इससे पहले जो चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में और पढ़ा कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है। इस चैप्टर में हम बच्चे पढ़ेंगे कि रिकम्बिनेंट बनाने के बाद उसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। लेट्स स्टार्ट। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस लेक्चर के, क्या क्या चीज हम पढ़ने वाले हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर की जो एग्रीकल्चर है उसमें क्या क्या एप्लीकेशन है बायोटेक की, जिसमें हम पढ़ेंगे गोल्डन राइस के बारे में, बीटी कॉटन के बारे में और आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि आरएनए इंटरफेरेंस क्या है। फिर पढ़ेंगे बेटा हम बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन की बायोटेक का मेडिसिन में क्या एप्लीकेशंस हैं, जिसमें पढ़ेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में और जीन थेरेपी क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर हम कहें बायोटेक्नोलॉजी क्या है, सिंगल डेफिनेशन अगर बायोटेक्नोलॉजी की पूछी जाए तो बायोटेक सिंपल डेफिनेशन होगी कि अगर हमें इंडस्ट्रियल स्केल पे कोई प्रोडक्शन करना हो प्रोडक्ट का या कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने हो तो कैसे हम लोग माइक्रोब्स का, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड करके ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, माइक्रोब्स का, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स किसी को भी जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया जाए और उसको यूज किया जाए अपने बेनिफिट के लिए, तो ये बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। पहले है थेरेप्यूटिक्स, किसका यूज किया जाए मेडिसिन बनाने के लिए, तो ये थेरेप्यूटिक्स में डायग्नोस्टिक्स, बीमारियों की पहचान करने में, या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चर क्रॉप बनाने के लिए, ऐसी क्रॉप जिनका हम जेनेटिकली चेंज कर देते हैं। प्रोसेस्ड फूड, हम लोग जैसे बीवरेजेस आती हैं या मैं कहूँ जूसेस आते हैं मार्केट में, वो सारे प्रोसेस्ड फूड होते हैं जिसमें बायोटेक का उपयोग किया जाता है। बायोरेमेडिएशन, बायोरेमेडिएशन का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनको कैसे हटाया जाए माइक्रोब्स का यूज करके, बायोटेक का यूज करके, वो कहलाता है बायोरेमेडिएशन। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जो वेस्ट वाटर है उसमें से कैसे पॉल्यूशन कम किया जाए, कैसे उसको ट्रीट किया है, या फिर एनर्जी प्रोडक्शन, तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं बायोटेक्नोलॉजी के। अब क्या क्या क्रिटिकल रिसर्च एरिया है बेटा बायोटेक्नोलॉजी के, उसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं। पहले है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली माइक्रोब और ए प्योर एंजाइम। हम ऐसे मॉडिफाई करें किसी माइक्रोब को या किसी ऑर्गेनिज्म को, जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो हम आइसोलेट कर पाए। दूसरा है क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट। कोई भी कैटलिस्ट कैसे काम करेगा, उसके लिए क्या क्या ऑप्टिमल कंडीशंस होंगी, तो उन ऑप्टिमल कंडीशंस को क्रिएट करना, डिफाइन करना। थर्ड है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्यूरिफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने बना लिया तो उसको कैसे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग किया जाए, क्या क्या टेक्नोलॉजीज को इन्वॉल्व किया जाए ताकि हम प्रोटीन या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको प्यूरिफाई कर पाए और उसको मार्केट में सेल कर पाए। तो ये जनरल एरियाज हैं बायोटेक्नोलॉजी के। अब एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस क्या है एग्रीकल्चर के अंदर। देखिए बच्चों, फूड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय, 3 तरीके हैं फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के। पहला तरीका है एग्रीकल्चर केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, कि एग्रोकेमिकल का यूज किया जाए, केमिकल का यूज किया जाए, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाए, पेस्टिसाइड का यूज किया जाए, उससे एग्रीकल्चर की जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए। दूसरा है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, कि केवल ऑर्गेनिक चीजों का यूज किया जाए, पेस्टिसाइड का उपयोग ना किया जाए, फर्टिलाइजर्स का उपयोग ना किया जाए, ऐसा खेती करना ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कहलाता है। बच्चों, अगर बात करते हैं हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो प्रोडक्शन था, जो भी क्रॉप्स थी, उसका 3 टाइम प्रोडक्शन बढ़ गया ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद। और ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, सबसे पहले वैरायटी सेमी ड्वार्फ वैरायटी थी गेहूं की या चावल की,
वो इजाद की गई सेमी ड्रॉप वेराइटीज, ठीक है जी। दूसरा था कि फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया। थर्ड था पेस्टिसाइड का यूज किया गया, पेस्टिसाइड। इन तीनों का यूज करने के बाद जो प्रोडक्शन था वो काफी हद तक बढ़ा दिया गया। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इस प्रोडक्शन जो अभी हो रहा है ये ना काम पूरा होगा, पूरा नहीं हो पाएगा, इससे सभी की पूर्ति हो नहीं पाएगी, प्रोडक्शन ना काफी होगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा तरीका अपनाना होगा जिससे और एडवांस तरीका हो और प्रोडक्शन है वो काफी हद तक बढ़ जाए, उसमें क्वालिटीज बढ़ जाएं। क्योंकि जो ये तरीके थे कन्वेंशनल मेथड एग्रीकल्चर के, ये एक लिमिटेड तरीके थे, इसके यूज करने के बाद ज्यादा प्रोडक्शन की हम सोच नहीं सकते या बढ़ा नहीं सकते। तो एडवांस तरीका क्या था एग्रीकल्चर का? वो था बच्चों जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, की जो फसलें हैं जिनको हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं उनको जेनेटिकली हम मॉडिफाई कर दें और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना दें जिससे उनकी फूड क्वालिटीज और डिजायर्ड कैरेक्टर्स उसके अंदर बढ़ जाए। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जो भी प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है या एनिमल्स है, जिनके जीन को बदल दिया जाता है उसे कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। कि हमने कोई भी अपनी मर्जी का जीन जो हमारे लिए बेनिफिशियल है वो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल दिया और जेनेटिक मेकअप जो है वो उसका बदल दिया, तो ये कहलाता है बच्चों जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अगर जीएमसी में लिख दूं तो ये सिंगल सा कह देते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अगर क्रॉप की बात करते हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जीएमसी क्रॉप इसको कहा जाता है। अब देखिए जेनेटिकली जो मॉडिफिकेशंस करते हैं क्रॉप में किस लिए करते हैं, क्या क्या में उसका चीजों को ध्यान में रख के करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं देखते हैं। मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, कोल्ड, ड्रॉट, साल्ट या हीट। देखिए अगर ज्यादा सर्दी है तो भी फसल का जो प्रोडक्शन है कम होता है, ड्रॉट ज्यादा है, सूखा पड़ गई तो भी प्रोडक्शन काफी क्रॉप का कम हो जाता है, या सैलिनिटी ज्यादा है सॉइल में, या हीट ज्यादा है। तो ये फैक्टर्स जितने भी हैं ये सारे फैक्टर्स प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। तो क्यों ना ऐसी फसल बनाई जाए, ऐसी क्रॉप तैयार की जाए जो इन सारे एबायोटिक स्ट्रेसेस का, जिसके ऊपर कोई फर्क ना हो, इसके प्रति वो रेजिस्टेंट हो। ठीक है, क्लियर। दूसरा है रिड्यूस रिलायंस ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, कि हम लोग जो केमिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि केमिकल पेस्टिसाइड डालेंगे उससे सारे जो पेस्ट है वो मर जाएंगे, तो इसकी डिपेंडेंसी हमें कम करनी है। कैसे, क्या इसका नुकसान है केमिकल पेस्टिसाइड का? एक तो इकोनॉमिकली काफी महंगे होते हैं और दूसरा नुकसान ये है कि बेटा ये सॉइल के अंदर जाके डिग्रेड नहीं हो पाते, इसलिए कहीं ना कहीं ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं सॉइल के अंदर। तो हमारी डिपेंडेंसी इनके ऊपर हमें घटानी है, जिसके लिए हमें पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनानी है। ऐसी क्रॉप बनानी है जो खुद ही पेस्ट के प्रति रेजिस्टेंट हो। अगला है हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, जब फसल को हार्वेस्ट कर दिया जाता है उसके बाद भी काफी लॉस हो जाता है, तो हमें वो रिड्यूस करना है लॉस को, ताकि और ज्यादा फसल मेंटेन रख पाए। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट्स। अब क्या होगा, कुछ सॉइल ऐसी होती है बेटा उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, बार बार अगर आप कल्चर करते हैं, फसल उगाते हैं तो उसकी फर्टिलिटी घट जाती है। तो उस फर्टिलिटी घट जाती है तो हमें ऐसी फसल बनानी है जो कम से कम अगर मिनरल हो उनको भी बेटर तरीके से यूज कर पाए और प्रोडक्शन को बढ़ा पाए। अगला है एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, जो भी हमारा फूड है जो हम खा रहे हैं वो न्यूट्रिशनली रिच हो, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हो बहुत ज्यादा मात्रा में हो, ऐसी फूड क्रॉप करना, ऐसी फूड जो होता है ऐसी क्रॉप तैयार करना। इसमें हम पढ़ेंगे, जैसे एग्जांपल दिया है विटामिन ए एनरिच्ड राइस। राइस जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, विटामिन ए नहीं होता है, तो ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाई जिसमें विटामिन ए कंटेंट्स ज्यादा थे, जिसको कहा गया गोल्डन राइस। गोल्डन राइस के बारे में पढ़ते हैं। गोल्डन राइस इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड राइस हैविंग 3 जीन्स इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ बीटा कैरोटीन, ए प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। तो जो बीटा कैरोटीन होता है बच्चों वो विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है।
जनरली बीटा कैरोटीन जीन राइस के अंदर नहीं होता। तो क्या किया, ऐसा राइस तैयार किया जिसको नाम दिया गोल्डन राइस, जिसके अंदर हमने बीटा कैरोटीन का जो जीन है वो ट्रांसफर कर दिया, ताकि इस राइस के अंदर भी बीटा कैरोटीन डेवलप हो और जिससे विटामिन ए की सिंथेसिस हो। मतलब ऐसा चावल जो विटामिन ए जिसमें रिच हो वो गोल्डन राइस कहलाता है। और ये जो काम किया, ये दो वैज्ञानिक थे, पोर्ट्रिकस और पीटर बेयर, इन्होंने 1990s में ये इंप्रूव्ड वैरायटी राइस की तैयार करी। गोल्डन राइस को नाम दिया गया गोल्डन क्योंकि इसका कलर होता है गोल्डन, और किसकी वजह से होता है, वो बीटा कैरोटीन की वजह से उसका गोल्डन कलर होता है। देखिए राइस का आप देख रहे हो, तो ये सिंपल राइस है और ये गोल्डन राइस है, इसका कलर गोल्डन कलर का है क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन होता है। और दूसरा ये सिंपल राइस है जो कि व्हाइट कलर का होता है। अब इश्यू ये है कि कैसे बनाया जाए। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, 3 जीन होते हैं, दिखा रखे हैं आपको, 3 जीन है ये तीनों जीन बीटा कैरोटीन के सिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं। तो अलग अलग सोर्सेज से ये तीनों जीन आइसोलेट किए और इनको प्लाज्मिड में डाला, वेक्टर में डाला, जिसके बारे में आप रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जब पढ़ चुके हैं। ये वेक्टर में तीनों जीन को इंसर्ट किया और वेक्टर को ट्रांसफर कर दिया इसको एग्रोबैक्टीरियम में। एग्रोबैक्टीरियम को आपको पता है कि क्या करता है, नेचुरली इन्फेक्ट करता है प्लांट्स को और जीन को ट्रांसफर कर देता है। तो इसका इन्फेक्शन कराया इसके एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो के अंदर ये तीनों के तीनों जीन ट्रांसफर कर दिए गए। और जब इस फसल को उगाया गया, इस सीड को उगाया गया, तो ये जितने भी सीड थे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड थे या गोल्डन राइस था। तो ऐसे हम जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके फूड की जो क्वालिटीज हैं उसको बढ़ा सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, कि ऐसे पौधे बनाए जाएं, ऐसी फसल बनाई जाए जो पेस्ट के प्रति रेजिस्टेंट हो, कि जो कीड़े हैं उस पर नुकसान ना पहुंचा पाए। इसके लिए क्या करते हैं बेटा, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजेनेसिस, और ये बैक्टीरिया क्या करता है, नेचुरली एक प्रोटीन पैदा करता है जिसका नाम है बीटी टॉक्सिन। और जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन होती हैं ये टॉक्सिक होती हैं इंसेक्ट के लिए या इंसेक्टिसाइडल होती हैं। अगर इन प्रोटीन को, बीटा टॉक्सिन प्रोटीन को, बीटी टॉक्सिन्स को इंसेक्ट खा ले तो इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो हमें ऐसी फसल तैयार करनी जो बीटा टॉक्सिन प्रोटीन जिसके अंदर हो। तो देखिए ये बैसिलस थुरिंजेनेसिस एक बैक्टीरिया है, बैसिलस थुरिंजेनेसिस। इसमें एक जीन होता है, इसका डीएनए, इसका जीन जिसका नाम क्राइजीन भी है। ये क्राइजीन को इंसर्ट कर दिया प्लांट के अंदर, और जो प्लांट है उसके अंदर एक टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बना, और जब इंसेक्ट ने इसको खाया तो इंसेक्ट की डेथ हो गई। तो ये पढ़ने वाले हैं हम कि कैसे इसको ट्रांसफर किया। एग्जाम्पल देखते हैं, बीटी कॉटन। बीटी जो शब्द है वो बैसिलस थुरिंजेनेसिस के लिए यूज होता है। बीटी शॉर्ट फॉर्म है बैसिलस थुरिंजेनेसिस। तो जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट थे, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन। यहां बेटा फर्स्ट पूछा जाता है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप का नाम बताइए, तो वो है कॉटन। कॉटन इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट। क्लियर। अब देखते हैं एग्जांपल दिए हुए कॉटन का है, टोमेटो है, ये दिया हुआ है मेज का, और ये पोटैटोज है। ये सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं। बीटी कॉटन, कि कैसे हम बीटी कॉटन बनाते हैं। Some strains of Bacillus thuringiensis produces protein that kills insects such as Lepidopterans, जिसमें पढ़ते हैं टोबैको, बडवर्म, आर्मीवर्म, एंड कोलियोप्टर्स, कोलियोप्टर्स में बीटल, एंड डायप्टर्स, डायप्टर्स में पढ़ते हैं बेटा फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। इसके ऊपर सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो बीटी कॉटन हमने बनाया है, बैसिलस थुरिंजेनेसिस जो बैक्टीरिया है, को किस किस क्लास के जो इंसेक्ट होते हैं उनको अफेक्ट करता है, किल करता है। तो इसमें लेपिडोप्टर्स की बात करें, इसमें आता है टोबैको, बडवर्म और आर्मीवर्म। और कोलियोप्टर्स की बात करें, इसमें बीटल पड़ते हैं। और डायप्टर्स की बात करते हैं तो फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आते हैं। कौन सी क्लास के कौन कौन से इंसेक्ट है वो आपको याद रखने हैं। अब बीटी कॉटन बनाया कैसे, देखिए मान लो ये बैसिलस थुरिंजेनेसिस जो बैक्टीरिया है, ये इसका जो डीएनए होता है उसमें एक जीन होता है, और उस जीन का नाम है, ये सपोज कीजिए जीन है, इस जीन का नाम है क्राइजीन। क्राइजीन, और ये क्राइजीन जो होता है
ये ट्रांसलेशन के बाद एक प्रोटीन बनाता है, सपोज कीजिए प्रोटीन की चेन, और जो प्रोटीन बनाता है उस प्रोटीन का नाम है क्रिस्टल प्रोटीन। क्रिस्टल प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन होती है क्रिस्टल प्रोटीन, ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है बैक्टीरिया के अंदर, इसलिए बैक्टीरिया को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। पर जब ये क्रिस्टल प्रोटीन को, मान लो कोई इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट है कोई, जब इस क्रिस्टल प्रोटीन को खा लेता है, उसके अंदर चली जाती है, तो वहां जाके एक्टिव हो जाती है और एक्टिव होके इंसेक्ट को किल कर देती है, मार देती है। आप देख रहे हो ये एक इंसेक्ट है और ये इसके प्लांट को, जो कि इसके अंदर हमने ट्रांसफर किया हुआ है जीन कैसे ट्रांसफर करते हैं, कैसे इसको रिकम्बिनेंट बनाते हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इसने इस प्लांट के पार्ट को काटा जिसमें ऑलरेडी क्रिस्टल प्रोटीन था, और क्रिस्टल प्रोटीन जब इसके मिडगट में गया, ये मिडगट एरिया है, क्योंकि मिडगट के अंदर जो एल्कलाइन मीडियम होता है, पीएच होता है, वो एल्कलाइन होता है, और एल्कलाइन पीएच के अंदर ये जो इनएक्टिव प्रोटीन है ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्रिस्टल प्रोटीन यहाँ पे पीएच एल्कलाइन था, एल्कलाइन मीडियम में एक्टिव हो गई, और एक्टिव होके क्या करेगी, जो इसकी इंटेस्टाइन है उसको परफोरेशन कर देगी, उसमें छेद कर देगी, और छेद करने के कारण क्या होगा, पोर फॉर्मेशन करने के कारण क्या होगा, वो इंसेक्ट मर जाएगा। तो मतलब हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालना है, केवल रिकम्बिनेंट बना देना है, और इंसेक्ट कोई भी उसको अगर फसल को खाएगा, काटेगा, तो वो डेथ हो जाएगी, इंसेक्ट की, मर जाएगा। अब बच्चों जानने वाली बात यहां पे ये है कि अलग अलग जीन होते हैं, जिसकी बात कर रहा था मैं, क्राइजीन, और वो अलग अलग क्लास के जो इंसेक्ट होते हैं उनको इन्फेक्ट असर करते हैं। आपको ये बात याद रखनी है। देखिए क्राई 1AC और क्राई 2AB, ये जीन जो प्रोटीन बनाते हैं उनसे कॉटन बोलवॉर्म इफेक्ट होते हैं, उनकी डेथ होती है। ठीक है जी। तो एक जीन आपको याद रखने हैं, क्राई 1AC और क्राई 2AB कॉटन बॉलवॉर्म को मारते हैं। तो कॉटन सर्दी है तो कॉटन में गर्मी लगेगी, गर्मी के लिए क्या लगाना पड़ेगा, AC लगाना पड़ेगा। तो क्राई 1AC और 2AB याद रखने के लिए किसको मारते हैं, कॉटन बॉलवॉर्म को मारते हैं। दूसरा जीन है क्राई 1AB। जो क्राई 1AB है बेटा, ये कॉर्न बोरर के लिए यूज किया जाता है, जो इंसेक्ट है कॉर्न बोरर, उसके लिए जीन यूज किया था क्राई 1AB। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए, काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जीन है और किस इंसेक्ट को वो किल करता है। अब पढ़ते हैं कि ये रिकम्बिनेंट जो हमने प्लांट बनाया वो रिकम्बिनेंट कैसे बनाया, क्लियर है, ये पढ़ लेते हैं हम। देखिए एग्रोबैक्टीरियम टूनिफेशियंस के बारे में आप जान चुके हो, एक नेचुरल वेक्टर है जिसके अंदर एक टीआई प्लाज्मिड होती है, इसको हम मॉडिफाई कर देते हैं, जो टीआई जीन होता है उसको निकाल देते हैं, जो ट्यूमर करने वाला होता है। अब क्या किया, ये जीन है क्राइजीन, ठीक है जी, जिसको हमें ट्रांसफर करना है। तो ये क्राइजीन हमने यहाँ पे इस रिकम्बिनेंट जो ये वेक्टर था इस प्लाज्मिड में ट्रांसफर कर दिया क्राइजीन, और क्राइजीन को ट्रांसफर कर दिया एग्रोबैक्टीरियम में। अब ये एग्रोबैक्टीरियम है वो इन्फेक्ट करेगा प्लांट की सेल को। अब आपको पता है एग्रोबैक्टीरियम नेचुरल वेक्टर है, और ये क्या करता है, इन्फेक्ट जब करता है तो ये टीआई जीन की जगह जो हमारा जीन है उसको इसके जीनों के साथ इंसर्ट कर देता है, तो इसको रिकम्बिनेंट बना देता है एग्रोबैक्टीरियम। तो हमारा जो जीन इंसर्ट करना था क्राइजीन, वो प्लांट के जीनोम में ट्रांसफर कर दिया एग्रोबैक्टीरियम ने। इस सेल को, जो रिकम्बिनेंट सेल थी, हमने कल्चर किया, और कल्चर करके टिश्यू कल्चर के द्वारा, माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा रिकम्बिनेंट प्लांट तैयार कर लिया। तो ये जो कॉटन का रिकम्बिनेंट प्लांट है, या बीटी कॉटन इसको नाम दे देते हैं, बीटी कॉटन, क्योंकि हमने बैसिलस thuringiensis का जीन इसमें ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो प्लांट है बच्चों, ये पेस्ट रेजिस्टेंट होगा, इस पे कोई भी पेस्ट अगर इसको बाइट करेगा, काटेगा, खाएगा तो वो मर जाएगा। क्लियर? आप ये चित्र देख रहे हो, ये आप एक इसका यहाँ पे छेद देख रहे हो, ये इन्फेक्टेड है बोलवॉर्म के द्वारा, और ये एक ट्रांसजेनिक प्लांट है जिसमें इसका कोई इन्फेक्शन नहीं होता। तो ये बोलवॉर्म जो भी होते हैं कीड़े, ये जो उसका फसल होती है उसको नुकसान पहुंचा देते हैं, और जबकि जो ट्रांसजेनिक क्रॉप है उसमें इसका कोई फर्क नहीं होता है। क्लियर? दूसरा पढ़ते हैं बच्चों, आरएनए इंटरफेरेंस क्या है। आरएनए इंटरफेरेंस जो होता है, क्या होता है, दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू ए कंप्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल that binds to and prevent the translation of mRNA। इसको कहते हैं साइलेंसिंग। क्या हुआ,
आरएनए इंटरफेरेंस वो तकनीक है जिसमें आरएनए को इनएक्टिव कर दिया जाता है और वो आरएनए आगे प्रोटीन नहीं बनाता है। कैसे इनएक्टिव कर दिया आरएनए को, यहां देखते हैं। सपोज करिए ये कोई जीन है और इस जीन ने ट्रांसक्रिप्शन किया और ट्रांसक्रिप्शन के बाद मान लो ये वाला इसने ये एमआरएनए बनाया, ये एमआरएनए है। अब इसकी सीक्वेंस मैं यहां पे लिख देता हूं, ए एमआरएनए यू जी सी सी ए, ये इसकी सीक्वेंस है। अब क्या किया, अगर इसके कंप्लीमेंट्री कोई आरएनए से जोड़ दिया जाए तो ये आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा और ये आरएनए इनएक्टिव हो जाएगा। अब मान लो दूसरा आरएनए हमारे पास था ये वाला, और जिसकी सीक्वेंसेस ये सीक्वेंसेस जो है इनके कंप्लीमेंट्री थी, मतलब ए है तो यू ए सी जी जी यू। तो ये क्या करेगा, जो ये आरएनए क्या है इसके साथ ऐसे करके बाइंड हो जाएगा, या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देगा। और ये डबल स्ट्रैंडेड जो एमआरएनए होगा बच्चे, ये ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा। जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया हो रही थी आगे जिससे प्रोटीन बननी थी, इसका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का ट्रांसलेशन नहीं होगा। ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी। तो ये प्रक्रिया कहलाती है आरएनए इंटरफेरेंस। इसका दूसरा नाम भी है जिसको कहा जाता है बच्चों जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंसिंग क्यों कहा गया, क्योंकि जीन जो था वो हमने साइलेंट कर दिया। ठीक है जी, जीन साइलेंसिंग इसलिए इसको कहा जाता है। एक और नाम दिया जाता है इसको एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो हमने सेंस जो आरएनए था उसकी जगह एंटीसेंस आरएनए डाल के इसको डबल स्टैंडर्ड बना दिया, ये डबल स्टैंडर्ड बन गया और ट्रांसलेशन नहीं हुआ। ये है आरएनए इंटरफेरेंस। तो आरएनए इंटरफेरेंस का कहां पे उपयोग किया गया, पौधे के लिए क्या बेनिफिट था इसका, कैसे किया गया, देखिए। एक नीमेटोड होता है, एक राउंडवॉर्म होता है नीमेटोड, जिसका नाम है मेलोइडीगाइनी इनकॉग्निशिया। और ये नीमेटोड होता है राउंडवॉर्म, ये क्या करता है, टोबैको प्लांट्स की जो रूट्स होती है उनको इन्फेक्ट करता है और प्रोडक्शन को काफी हद तक कम कर देता है, घटा देता है। तो एक इन्फेक्शन से प्लांट्स जो थे वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाते और इन्फेक्शन के कारण उसकी प्रोडक्शन काफी कम हो जाता है। ये देख रहे हैं आप, ये राउंडवॉर्म है मेलोडोगाइनी। ये 200 इसका माइक्रोमीटर इसका साइज होता है, काफी छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है मेलोडोगाइनी। और देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल प्लांट है, ये नॉर्मल रूट्स हैं टोबैको की। और ये इन्फेक्शन के बाद देख रहे हैं आप, जो नोड्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नोड्यूल्स जो हो रखे हैं ये इस राउंडवॉर्म नेमाटोड की इन्फेक्शन की वजह से हो रखे हैं। और इस इन्फेक्शन की वजह से बच्चों ये जो प्लांट्स है ठीक से ग्रो नहीं कर पाता और इसका प्रोडक्शन काफी घट जाता है। तो क्या किया जाए, सवाल ये है कि आरएनए इंटरफेरेंस कैसे उपयोग किया जाए। देखिए हम क्या करेंगे इसमें, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स फॉर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट। इसको यहां समझते हैं क्या करेंगे। देखिए सपोज करिए ये यहां पे ये निमेटोड है और इस निमेटोड का कोई यहां पे एक स्पेसिफिक, सपोज कीजिए ये कोई जीन है जो एक स्पेशल प्रोटीन बना रहा है। ये कोई प्रोटीन बना रहा है, सपोज करिए इससे जीन है, इससे बना इससे आरएनए बनेगा एमआरएनए, और ये बना इससे ये एमआरएनए, ये से एमआरएनए बना और ये एमआरएनए बना रहा है कोई प्रोटीन। और ये प्रोटीन इस मेलोडोगाइनी जो कि नेमाटोड था उसके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है कि ये प्रोटीन बनेगी तो वो सर्वाइव करेगा और प्रोटीन नहीं बनेगी तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। क्लियर है। अब सपोज अब हम दिखा देते हैं कि जो ये डीएनए है, अब डीएनए की जो सीक्वेंस मान लो ये डीएनए है, इसकी सीक्वेंस बता दो आपको। सपोज करिए ए सी टी जी सी, ये सीक्वेंस है। इससे जो एमआरएनए बना इसकी सीक्वेंस है यू जी ए सी जी, ये है एमआरएनए जो इससे बना। अब हम क्या करते हैं आरएनए इंटरफेरेंस में कि जो ये डीएनए है, जो जीन है, इसके कंप्लीमेंट्री हम क्या करते हैं, ये जो जीन है इसका मेलोडोगाइनी का, इसके जो ये सीक्वेंस ये है, इसके कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस या सीडीएनए हम ट्रांसफर करते हैं एग्रोबैक्टीरियम के अंदर। कंप्लीमेंट्री डीएनए हम एग्रोबैक्टीरियम जो था उसके अंदर हम ट्रांसफर करते हैं और बाद को उसको इन्फेक्शन करवाते हैं प्लांट को। अब क्या किया, एग्रोबैक्टीरियम में हमने डाल दिया इसके कंप्लीमेंट्री डीएनए, और इसके कंप्लीमेंट्री क्या होगा, ए यहां पे था
तो यहां पे होगा टी, सी है तो यहां पे जी, टी है तो यहां पे ए, सी और जी। ये डीएनए हमें डाल दिया एग्रोबैक्टीरियम ने, और एग्रोबैक्टीरियम में डाल दिया तो इस कंप्लीमेंट्री डीएनए को एग्रोबैक्टीरियम ने, ये प्लांट का जीनोम था उसके साथ इंसर्ट कर दिया। सपोज करिए ये टोबैको का प्लांट का जीनोम था, डीएनए था, और इसके अंदर जो हमने जीन इंसर्ट कर दिया कंप्लीमेंट्री डीएनए, ये कंप्लीमेंट्री डीएनए इसके साथ ऐसे करके इंसर्ट कर दिया एग्रोबैक्टीरियम ने। अब बेटा कहानी ये होगी, जो ये कंप्लीमेंट्री डीएनए है ये एमआरएनए बनाएगा, और वो एमआरएनए क्या होगा देखते हैं। ये डीएनए था, ये था जी डीएनए, इससे बनेगा एमआरएनए, और एमआरएनए क्या होगा, टी यू हो जाएगा, सी यहां पे टी की एक ही जगह फिर क्या आ जाएगा, सॉरी यहां पे आ जाएगा यू, यू आएगा, और टी की जगह यहां पे सॉरी ए आएगा, ए, ठीक है, ए सी यू जी सी, ये बन गया एमआरएनए। जब इंसेक्ट जब निमेटोड जो है मिलेडोगायनी, जिसमें ये एमआरएनए था, जब ये इसको इन्फेक्शन करेगा प्लांट को, तो ये जो एमआरएनए प्लांट के अंदर बना, ये एमआरएनए इसके एमआरएनए के साथ बाइंड कर जाएगा, क्योंकि ये इसके हुबहू कंप्लीमेंट्री है। देखिए यू है तो यहां पे क्या था, ए था, जी है तो यहां पे ये देखो ये क्या है, सी है, ए था तो यहां पे क्या था, यू कंप्लीमेंट्री है, सी यहां पे था, यहां पे देखो सी है तो यहां पे क्या था, ये जी है, ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा, और सी की यहां जी है तो यहां पे सी। तो ये जो एमआरएनए था निमेटोड का, ये आरएनए कैसे हो जाएगा, एमआरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए। और डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों, ये ट्रांसलेशन करके प्रोटीन की सिंथेसिस जो हो रही थी, ये एमआरएनए जो प्रोटीन बननी थी उस प्रोटीन को नहीं बनाएगा, और ये प्रोटीन अगर नहीं बनेगी तो जो मेलेडोगायनी जो निमेटोड है वो सरवाइव नहीं करेगा, मर जाएगा। तो हमने देखा कि कैसे अगर हम टोबैको प्लांट के अंदर इस मेलेडोगायनी जीन जो है कंप्लीमेंट्री डीएनए डाल दें, और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा ये डीएनए एमआरएनए बनाता है, और ये एमआरएनए मेलेडोगायनी के इस एमआरएनए को डबल स्टैंडर्ड बना देता है, जिसके कारण ये एमआरएनए काम नहीं करता, प्रोटीन नहीं बनाता, और जो मेलेडोगायनी है निमेटोड है उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है। तो आरएनए इंटरफेरेंस ट्रांसजेनिक क्रॉप में आपने इसका देखा कैसे यूज होता है। अब पढ़ते हैं बायोटेक का उपयोग मेडिसिन्स में कैसे है, दवाइयां कैसे बनती हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हेल्प इन मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेरेप्यूटिक ड्रग्स। जितनी दवाइयां बनती हैं इससे इफेक्टिव भी होती हैं और सेफ भी होती हैं, और मास प्रोडक्शन उसका हम कर सकते हैं, ज्यादा तादाद में पैदा कर सकते हैं। तो मास प्रोडक्शन हो सकता है, सेफ होती हैं और ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। These recombinant therapeutics do not induce unwanted immunological responses as in common in case of similar products isolated from non-human sources. Suppose करिए कोई मेडिसिन, ये ए मेडिसिन है, इस मेडिसिन को हमने किसी एनिमल से आइसोलेट किया, मान लो एनिमल में से लिया प्रोटीन को, जो कि यूज करना है किसी एनिमल के अंदर या इंसान के अंदर, तो इसका जो ओरिजिन है वो नॉन ह्यूमन ओरिजिन है। तो नॉन ह्यूमन ओरिजिन होगा तो ये जो दवाई है या प्रोटीन है, ये बॉडी में अगर मान लो हमने इसको ह्यूमन में डाला, तो ह्यूमन में जाने के बाद एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर सकती है, हमारा इम्यून सिस्टम इसको डिस्कार्ड कर सकता है, क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो नॉन ह्यूमन है। पर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या बायोटेक के द्वारा ऐसी मेडिसिन बनाई जा सकती हैं जो कैसी हो, ह्यूमन ओरिजिन की हो। तो उससे क्या होगा, ऐसी रिकम्बिनेंट अगर दवाइयां बनेंगी तो वो जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको इफेक्ट नहीं करेंगी, या कोई भी रेस्पॉन्स, इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्रिएट नहीं होगा। अगर प्रेजेंट की बात करते हैं तो बच्चों 30 रिकम्बिनेंट दवाइयां ऐसी हैं जो वर्ल्ड वाइड, पूरे अगर संसार की बात करते हैं, पूरे संसार में ह्यूमन यूज किया जाता है अराउंड 30, ठीक है जी, 30 रिकम्बिनेंट दवाइयां हैं जो वर्ल्ड वाइड ह्यूमन यूज किया जाता है। इंडिया की बात करते हैं तो ऐसी 12 थेरेप्यूटिक ड्रग्स हैं जो कि प्रेजेंटली इंडिया की मार्केट के अंदर मार्केटेड की जाती हैं। तो 12 थेरेप्यूटिक ड्रग्स रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से यूज की जाती है इंडिया में। वर्ल्ड की बात करते हैं तो 13 ऐसी रिकम्बिनेंट दवाइयां हैं, सॉरी 30 रिकम्बिनेंट मेडिसिन ऐसी हैं जो कि वर्ल्ड वाइड यूज की जा रही हैं।
अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी दवाइयां हैं या क्या क्या इसका मेडिसिन में उपयोग है बायोटेक का। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में, फिर पढ़ेंगे जीन थेरेपी क्या होती है, और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या उपयोग है इसका। सबसे पहले जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की बात कर लेते हैं। अगर इंसुलिन की बात करते हैं बच्चों, इंसुलिन की बात कर रहे हैं, चलो देख लीजिए। 1983 में एक कंपनी थी इली लिली, अमेरिकन कंपनी है, जिसने सबसे पहले ह्यूमन इंसुलिन को आर्टिफिशियल तरीके से बायोटेक की मदद से तैयार किया और नाम दिया इसको ह्यूमुलिन। ठीक है जी, पहली आर्टिफिशियल जो इंसुलिन बनी, ह्यूमुलिन नाम दिया, कंपनी का नाम था इली लिली, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और 1983 में अमेरिकन कंपनी थी। अब सवाल ये आता है, जब आपने नाम सुना इंसुलिन, इंसुलिन सुनने के बाद आपके समझ में ये बात आई कि इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज जो होता है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। और अगर इंसुलिन बॉडी के अंदर डिफेक्टिव हो जाए, ना बने, इंसुलिन ना बने, तो बीमारी हो जाती है, इसका नाम है डायबिटीज। डायबिटीज, अब डायबिटीज मान लो डायबिटीज किसी के अंदर बीमारी होगी, कोई डायबिटिक हो गया पेशेंट, तो उसको क्या, कैसे इलाज होगा उसका, उसकी बॉडी के अंदर तो इंसुलिन बन नहीं रही, तो क्या करते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं उस डायबिटिक पेशेंट को जिसको डायबिटीज होती है। इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रह पाए और वो ग्लूकोज को रेगुलेट कर पाए। अब इंसुलिन आएगा कहां से, जिसका इंजेक्शन करना है? तो पहले क्या होता था जो एनिमल्स हैं, जैसे काव हो गई, पिग हो गया, स्लॉटर हाउसेस में जहां पे काटे जाते थे, उनके पेनक्रियाज से, क्योंकि आपको पता है इंसुलिन कहां बनता है, पेनक्रियाज में बनता है, उनके पेनक्रियाज से ये इंसुलिन आइसोलेट किया जाता था। अब आइसोलेट तो कर लिया, पर इस इंसुलिन की क्या क्या कमियां थी, ड्रॉबैक क्या थे? देखिए, पहला तो ये था कि लो कंसंट्रेशन में बनता था, एनिमल्स के अंदर जो बनता था उसकी कंसंट्रेशन कितनी मिलती थी, काफी कम मिलती थी। दूसरा जो इसका ओरिजिन था वो नॉन ह्यूमन था। नॉन ह्यूमन का मतलब हो गया इसका ओरिजिन एनिमल से हुआ है, ह्यूमन से नहीं हुआ है। तो ऐसे इंसुलिन जो एनिमल से ओरिजिनेटेड थे, उसका इंजेक्शन अगर मैन में किया जाए, ह्यूमन में किया जाए, तो क्या होगा, हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है, इम्यून सिस्टम है, उसको डिनाई कर सकता था या इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस क्रिएट हो सकती थी। तो ये इसका ड्रॉबैक था। तो ये तो यूज करते रहे, बट ये प्रक्रिया ठीक नहीं थी। तो ह्यूमुलिन नामक पहला इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया इली लिली ने, जिसका ओरिजिन था ह्यूमन था, और इसका हमारा इम्यून सिस्टम था, उसके लिए भी कोई रिएक्शन नहीं कर सकता था। अगर इंसुलिन की बात करते हैं बच्चों, इंसुलिन हमारी बॉडी में बनता है इनएक्टिव फॉर्म में। पहले इनएक्टिव फॉर्म में बनता है, जिसमें इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है जी, इनएक्टिव फॉर्म में जो बनता है बेटा, उसमें 3 चेन होती है। ये बी चेन है, ये नीले वाली ए चेन है, और ये वाली सी चेन है। 3 चेन बनती है। जब ये एक्टिव फॉर्म में बदलता है तो क्या होता है, जो सी चेन होती है, ये वाली सी चेन, इसको निकाल दिया जाता है, और ए और बी, ये बी है ये ए है, इनको डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ जोड़ दिया जाता है। तो ये बन जाता है एक्टिव इंसुलिन। ठीक है जी, एक्टिव इंसुलिन है। अब इंसुलिन हमें बाहर बनानी है, तो उसका क्या तरीका हो सकता है भाई? मान लो इस प्रोटीन एबीसी जो प्रोटीन है, उसको बनाने वाला सपोज करिए ये जीन है, ये डीएनए है, जीन है जो इस प्रोटीन को बना रहा है। अब क्या होगा, मान लो इस जीन को हमने, एक ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया ई कोलाई, इस बैक्टीरिया के अंदर ये जीन हमने डाल दिया। अब बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो ये जीन ग्रो करेगा, और ये जीन इस प्रोटीन को बना देगा। अब ये प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में तो बन जाएगी, पर ये एक्टिव फॉर्म जो है वो बैक्टीरिया नहीं बना पाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया के, ई कोलाई बैक्टीरिया की बॉडी में वो मैकेनिज्म नहीं है कि इसको एक्टिव रूप से बना पाए। तो एक्टिव रूप से तो बनेगा नहीं, तो इसका क्या तरीका होगा एक्टिव रूप से बनाने के लिए? तो इन्होंने क्या किया, जो वैज्ञानिक थे इस कंपनी के, उन्होंने जो एक्टिव प्रोटीन के पार्ट हैं, चेन बी और ए चेन और बी चेन के रेस्पेक्टिव जो डीएनए बनता है, वो डीएनए इन्होंने बनाया। अब देखिए, जो ए चेन है, सपोज करिए ये डीएनए, ए चेन में, ए चेन किसकी बनी है, एमिनो एसिड की बनी है, और एमिनो एसिड किससे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड कोड करते हैं। तो इन्होंने ए चेन के रेस्पेक्टिव ये डीएनए बना लिया कि भाई ये जो डीएनए है, ये डीएनए ए चेन को बनाएगा।
और दूसरा डीएनए बी चेन को बनाएगा, वो भी इन्होंने सिंथेसाइज कर लिया कि ये डीएनए है, ये डीएनए इस बी चेन को बनाएगा। और इन दोनों डीएनए को, ये बी चेन वाला था, ए चेन वाला था, अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया और अलग अलग प्रोटीन बनाई। तो क्या किया उन्होंने, देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये पूरा सेटअप दिया हुआ है कि ये कोई बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, वेक्टर है। अब प्लाज्मिड के अंदर हमने क्या किया, ये कोई जीन है इंसुलिन का, ए जो हमने बताया थी ए सब यूनिट, उसका जीन है, डीएनए है। ये बी सब यूनिट बनाने वाला जीन है, डीएनए है, जो बी यूनिट बनाता है, चेन, बी चेन बनाता है। अब इसको हमने ट्रांसफर कर दिया प्लाज्मिड को अलग अलग बैक्टीरिया में। क्लियर है, अलग अलग बैक्टीरिया में डाल दिया, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, तो ये बैक्टीरिया ए चेन और बी चेन अलग अलग बनाएगा। मान लो बैक्टीरिया ए था, इसमें ए चेन बनेगी, जो बैक्टीरिया बी था उसमें बी चेन बनी। तो उन्होंने दोनों चेनों को, जो पॉलीपेप्टाइड की चेन थी, प्रोटीन की चेन थी, इन बैक्टीरिया से प्योर फॉर्म में आइसोलेट कर लिया। ए चेन को भी आइसोलेट कर लिया और बी चेन को भी आइसोलेट कर लिया, और आर्टिफिशियली दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड बना के इनको जोड़ दिया। अलग अलग चेन प्राप्त करी और दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जोड़ दिया। तो अब ये क्या बन गया, फिर ये बन गया एक्टिव इंसुलिन। ठीक है जी, एक्टिव इंसुलिन बन गया। और एक्टिव इंसुलिन का क्या नाम दिया गया, ह्यूमुलिन। ये बन गया जी ह्यूमुलिन। तो ऐसा करके उन्होंने ह्यूमुलिन फॉर्मेशन करी। अब पढ़ते हैं बेटा जीन थेरेपी क्या है। थेरेपी शब्द आपने सुना है, फिजियोथेरेपी, मेडिसिन थेरेपी। बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर दवाई देता है, उसे कहते हैं मेडिसिन थेरेपी। आपकी मांसपेशियां या कोई किस तरह का डिफेक्ट है तो आप फिजियोथेरेपी के पास जाते हो, जो आपको फिजियोथेरेपी देते हैं। ऐसे ही है जीन थेरेपी, कि अगर हमारा जीन खराब हो जाए तो उसकी जगह सही जीन डाल दिया जाए तो वो बीमारी जो है वो ठीक हो जाएगी। तो ये कहलाती है जीन थेरेपी। इट इज ए कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउ करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोस्ड इन ए चाइल्ड और एम्ब्रियो। कि किसी बच्चे में या एम्ब्रियोनिक स्टेज में मान लो कोई हमें वो दिखा, कोई डिफेक्ट दिखा किसी जीन में, तो उस जीन के डिफेक्ट को दूर करने के लिए डिफेक्टिव जीन की जगह सही जीन डाल दिया जाए, ये कहलाता है जीन थेरेपी। और सबसे पहले ये यूज किया गया 1990 ए 4 ईयर ओल्ड गर्ल विद एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। तो जो बच्ची थी 4 साल की, उसके अंदर एडीए एक एंजाइम होता है, एडिनोसिन, बड़ा इंपॉर्टेंट इसका नाम, एडिनोसिन डीएमिनेज। ये एंजाइम की डेफिशिएंसी थी, एंजाइम नहीं बन रहा था। और एंजाइम नहीं बन रहा था, इसकी वजह से बीमारी होती है SCID, सीवियर कंबाइंड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये बीमारी थी जो इसकी वजह से हो रही थी। ठीक है जी, SCID। क्योंकि ये एडीए जो जीन होता है, ये इम्यून सिस्टम के सही सी वर्किंग करने के लिए जरूरी होता है। और ये जीन होता है वो लिम्फोसाइट जो होती हैं, लिम्फोसाइट सेल, उनकी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। टी लिम्फोसाइट मेनली। अगर एडीए नहीं बनेगा तो टी लिम्फोसाइट ठीक से काम नहीं करेंगी, और टी लिम्फोसाइट ठीक से काम नहीं करेंगी तो जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होगा बहुत ज्यादा, और ये बच्चा ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने क्या किया। अब तरीके क्या हो सकते हैं, तरीके बताता हूं मैं आपको। इस बीमारी को ठीक करने के क्या तरीके हो सकते हैं कि जो एडीए एंजाइम है, इसको मान लो कोई बच्चा है, मान लो ए बच्चा है, इसमें इस एंजाइम को हम इंजेक्शन के द्वारा उसके बॉडी में ट्रांसफर करें, जैसे इंसुलिन को ट्रांसफर किया। तरीका नंबर 1। दूसरा तरीका यह है कि बोन मैरो जो है, बोन मैरो जो कि बोन के अंदर एक एक्टिव पार्ट होता है जो कि सिंथेसिस करता है अलग अलग सेल की, इस बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन किया जाए उस बच्चे के अंदर। ये 2 अल्टरनेट मेथड हो सकते हैं इस डेफिशिएंसी को दूर करने के। पर बेटा ये दोनों ही मेथड ऐसे मेथड हैं जो परमानेंट क्योर नहीं करते हैं। टेम्पोररी ठीक है, पर इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब परमानेंट सॉल्यूशन इसका क्या होगा, परमानेंट ये बीमारी कैसे दूर होगी। परमानेंट बीमारी दूर करने के लिए जरूरी है कि जो एडीए बनाने वाला जीन है, इस एडीए बनाने वाले जीन को ही क्यों ना बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाए बच्चे के, ताकि ये जीन बॉडी में रहेगा
और ये जीन एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनाता रहेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके लिए क्या किया गया, क्या तकनीक थी जी? देखिए, ये पेशेंट है, इसकी बॉडी से टी सेल्स को आइसोलेट कर लिया, टी लिम्फोसाइट सेल निकाल दी, टी लिम्फोसाइट सेल को कल्चर किया, नंबर में बढ़ाया। ये डिफेक्टिव, इसका जीन है डिफेक्टिव जो काम नहीं कर रहा था। अब एक वायरस लिया, ये है रेट्रोवायरस, और रेट्रोवायरस का नाम जैसे आप देख रहे हो रेट्रोवायरस होता है। और रेट्रोवायरस क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा अगर मान लो आरएनए है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, तो उसके कन्वर्ट कर देता है, ये डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। तो हमने क्या किया, जो एडीए जीन था, एडीए जीन को हमने कंप्लीमेंट्री जीन को डाल दिया इस वायरस के अंदर, और इस वायरस को इन्फेक्ट कराया इस टी लिम्फोसाइट सेल को। इन्फेक्शन के बाद क्या होगा, ये वायरस जो है, जो हमारा सही जीन है, डीएनए है, इसको ट्रांसफर कर देगा टी लिम्फोसाइट के जीनोम के साथ, डीएनए के साथ। तो ये देखिए, इन्फेक्ट किया इसने, वायरस ने सही जीन को यहां पे रिप्लेस कर दिया, और ये सही जीन अब इस लिम्फोसाइट में एक्टिव हो गया। और जो करेक्टेड जीन है एडीए का, ये क्या करेगा, ये एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम पैदा करेगा। अब इस टी लिम्फोसाइट सेल को मल्टीपल कॉपीज बनाई, ग्रो कराया, और इंसेक्ट जो भी हमारा पेशेंट है, पेशेंट की बॉडी में उसको इंजेक्ट कर दिया। क्लियर है? अब क्योंकि टी लिम्फोसाइट जो होती हैं बेटा, टी लिम्फोसाइट की भी एक लाइफ है कि कुछ टाइम के लिए सर्वाइव करेंगे, उसके बाद मर जाती हैं। तो ये एक परमानेंट क्योर नहीं है। अगर बाद की स्टेजेस में या बाद में मैच्योर जो बच्चा है उसके अंदर ट्रांसफर किया जाए, तो हमें बार बार टी लिम्फोसाइट डालने पड़ेंगे बॉडी में। परमानेंट क्योर क्या हो सकता था कि अगर एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा था, एम्ब्रियोनल स्टेज में ही ये बीमारी पता चल जाती, तो एम्ब्रियोनल सेल्स के अंदर ये सही जीन ट्रांसफर कर दिया जाता, और उस कंडीशन में एम्ब्रियो से जो भी एडल्ट बनता, उस एडल्ट में ये डेफिशिएंसी नहीं होती। तो क्लियर है कि भाई किस प्रकार हम कोई भी अगर जीन है डिफेक्टिव है, उसको अर्ली स्टेजेस में, एम्ब्रियोनल स्टेजेस में करेक्ट कर सकते हैं जीन थेरेपी के द्वारा। तो बच्चों, ये सब हमने देखा कि कैसे बायोटेक का उपयोग करके हम लोग एग्रीकल्चर में और साथ साथ मेडिसिन में यूज करके ह्यूमन वेलफेयर के लिए इसको इंप्रूव कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।